नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे हो ना। तो विद्यार्थियों, आज हमारा जो लेसन है अप्पू के 2.5 साल, कक्षा 11वीं का ये तीसरा लेसन है जिसको हम करने जा रहे हैं। इसके जीवन परिचय को पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम पाठ को पढ़ेंगे। तो लेसन को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर पढ़ें, क्योंकि लेसन थोड़ा सा बड़ा है और यदि आपने बीच में इसको छोड़ दिया तो ये समझ में आने वाला भी नहीं है। तो एक एक अक्षर को मेरे साथ पढ़ेंगे, अक्षर पे उंगली रख के। पहले हम सत्यजीत राय के लेखक परिचय को जानते हैं। भाई, सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में 1921 में हुआ था। इन्होंने भारतीय सिनेमा को कलात्मक ऊंचाइयां प्रदान की। इनके निर्देशन में पहली फीचर फिल्म पाथेर पंचाली ये बांग्ला भाषा में 1955 में प्रदर्शित हुई थी। भाई, इससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी। तो यहाँ ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकता है। भाई, सत्यजीत राय की जो पहली फिल्म थी ना भाई, वो कब प्रदर्शित हुई? तो 1955 में हुई। उसका नाम था पाथेर पंचाली। बड़ा मान सम्मान इससे मिला। उन्होंने फिल्मों के जरिए केवल फिल्म विधा को समृद्धि नहीं किया, बल्कि इस माध्यम से के बारे में निर्देशकों और समालोचकों के बीच एक समझ विकसित करने का भी अपना योगदान इन्होंने दिया है। इन कार्यों को देखते हुए उन्हें कई पुरस्कार भी मिले। इन्हें फ्रांस का लेजेंड डी ऑनर जीवन की उपलब्धियों पर ऑस्कर और फिर भारत रत्न सहित फिल्म जगत का हर महत्वपूर्ण सम्मान मिला है। इनकी मृत्यु 1922 में हुई। सत्यजीत राय फिल्म निर्देशक तो थे ही, साथ में बाल व किशोर साहित्य भी लिखते थे। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: हेम्प्रो, शंकु के कारनामे, सोने का किला, जहांगीर की स्वर्ण मुद्रा, बादशाही अंगूठी आदि। और बांग्ला शतरंज के खिलाड़ी, संदति हिंदी। ये जो छोटे बच्चों की भाई कार्टून नहीं होते हैं, इनकी जो छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं जो आप कई बार देखते हो, वो इन्होंने लिखी हैं। साहित्यिक विशेषताएं: सत्यजीत राय ने 30 के लगभग फीचर फिल्में बनाई। इनकी ज़्यादातर फिल्में साहित्यिक कृतियों पर आधारित हैं। इनके पसंदीदा साहित्यकारों में बांग्ला के विभूति भूषण बंदोपाध्याय से लेकर के हिंदी के प्रेमचंद तक शामिल हैं। फिल्मों के पटकथा लेखन, संगीत संयोजन एवं निर्देशन के अलावा इन्होंने बांग्ला में बच्चों और किशोरों के लिए लेखन का काम भी बहुत संजीदगी के साथ किया है। इनकी कहानियों में जासूसी, रोमांस के साथ साथ पेड़ पौधे तथा पशु पक्षियों का भी सहज संसार है। तो आइए देखते हैं, इसमें कुछ कठिन शब्द आएंगे, वो पढ़ लेते हैं। कालखंड होता है भाई समय का एक हिस्सा, स्थगित होता है रोकना, कुछ समय के लिए मुलतवी किया हुआ। भाड़े पर, किराए पर, कंटिन्यूटी माने निरंतरता, तारतम्यता। शॉट्स माने दृश्यों को शूट करना। साउंड रिकॉर्डिंग माने आवाज़ को रिकॉर्ड करने वाला। पुकुर माने पोखर। और नवागत होना, किसी क्षेत्र में नया जाना। नदार्द होता है गायब। भात होता है पके हुए चावल। बॉयलर होता है रेलगाड़ी के इंजन का वह हिस्सा जिसमें कोयला डाला जाता है। और वास्तु सर्प होता है भाई वह सर्प जो घर में अक्सर दिखाई देता है। मान्यता के अनुसार उसे कुल देवता या बांग्ला में वास्तु सर्प भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं अप्पू के 2.5 साल। तो विद्यार्थियों, ये जो है ना पाथेर पंचाली एक फिल्म की शूटिंग की थी और वो कार्य है शूटिंग का, वो 2.5 साल तक चला था। उसमें अनेक पात्र हैं, वो एक्सपायर हो जाते हैं, मर जाते हैं। यहाँ तक कि जिस कुत्ते को लेकर के वो शूटिंग कर रहे हैं, वो कुत्ता है वो भी मर जाता है। तो दूसरा कुत्ता इन्हें अरेंज करना पड़ता है जो शॉट्स को अच्छे से नहीं कर पाता है।
लेकिन फिर भी इन्होंने इसको किया। एक सब्जी बेचने वाला व्यक्ति था, वो भी मर जाता है। एक बुढ़िया है, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। तो इन 2.5 साल में कई सारी समस्याएं, परेशानियां आई इस शूटिंग के समय। तो देखिए लेखक ने किस तरह से वर्णन किया है। चूँकि पार्ट थोड़ा सा बड़ा है तो आप बीच में मत छोड़िएगा इसको। एक बार फिर आपसे अनुग्रह कर रहा हूँ। पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक चलता रहा। इस 2.5 साल के कालखंड में हर रोज़ तो शूटिंग होती नहीं थी। मैं तब एक विज्ञापन कंपनी में नौकरी करता था। नौकरी के काम से जब फुर्सत मिलती थी तब शूटिंग करता था। मेरे पास उसमें पर्याप्त पैसे नहीं थे। निरंतर काम न चलने का कारण भाई, एक तो लेखक नौकरी करता था, दूसरा उसके पास पैसे नहीं थे। पैसे ख़त्म होने के बाद फिर से पैसे जमा होने की तक शूटिंग स्थगित करनी पड़ती थी, रोकनी पड़ती थी। शूटिंग का आरंभ करने के से पहले फिल्म में काम करने के लिए कलाकार इकट्ठा करने का एक बड़ा आयोजन हुआ। विशेषकर अप्पू की जो भूमिका है ना भाई, निभाने के लिए 6 साल का एक लड़का मिल ही नहीं रहा था। आखिरकार मैंने अखबार में उस संदर्भ में एक इश्तिहार दिया। रास बिहारी एवेन्यू की एक बिल्डिंग में मैंने एक बड़ा कमरा भाड़े पर लिया था। वहाँ पर बच्चे इंटरव्यू के लिए आते थे, बहुत से लड़के आए, लेकिन अप्पू की भूमिका के लिए मुझे जिस तरह का लड़का चाहिए था वैसा एक भी नहीं था। एक दिन एक लड़का आया, उसकी गर्दन पर लगा पाउडर देखकर मुझे शक हुआ। नाम पूछने पर नाजुक आवाज़ में वह बोला टिया। यानी उसके साथ आए उसके पिताजी ने मैंने पूछा कभी क्या अभी अभी इसके बाल कटवा कर यहाँ ले आए हो? वे सजन पकड़े गए। सच छिपाने इसके, असल में यह मेरी बेटी है। अप्पू की भूमिका मिलने की आशा में इसके बाल कटवा कर आपके यहाँ ले आया हूँ। विज्ञापन देख कर के भी अप्पू की भूमिका के लिए सही तरह का लड़का न मिलने के कारण मैं बेहाल हो गया था। आखिर एक दिन मेरी पत्नी छत पर से नीचे आकर के मुझसे बोली, पास वाले मकान की छत पर एक लड़का देखा है, ज़रा उसे बुलाइए। तो आखिर हमारे पड़ोस के घर में रहने वाला एक लड़का सुबीर बनर्जी ही पाथेर पांचाली में अप्पू बना। फिल्म का काम आगे भी 2.5 साल तक चलने वाला है। इस बात का अंदाज़ मुझे पहले नहीं था, इसलिए जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मुझे डर लगने लगा। अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे अगर ज़्यादा बड़े हो गए तो फिल्म में वह दिखाई देगा, लेकिन मेरी खुशकिस्मती से उस उम्र में बच्चे जितने बढ़ते हैं उतने अप्पू और दुर्गा की भूमिका निभाने वाले बच्चे नहीं बढ़े। इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली 80 साल की उम्र की चुन्नी बाला देवी 2.5 साल तक का काम कर सकी। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शूटिंग की शुरुआत में ही एक गड़बड़ हो गई। अप्पू और दुर्गा को लेकर हम कलकत्ता से 70 मील पर पालसिट नामक के गांव में गए। वहां रेल लाइन के पास काश फूलों से भरा एक मैदान था। अप्पू और दुर्गा पहली बार रेलगाड़ी देखते हैं। इस सीन की शूटिंग हमें करनी थी। यह सीन बहुत ही बड़ा था। एक दिन में उसकी शूटिंग पूरी होना नामुमकिन था। कम से कम 2 दिन लग सकते थे। पहले दिन जगदात्री पूजा का त्यौहार था। दुर्गा के पीछे पीछे दौड़ते हुए अप्पू काश फूलों के वन में पहुंचता है। सुबह शूटिंग करके शाम तक हमने सीन का आधा भाग चित्रित किया। निर्देशक, छायाकार, छोटे अभिनेता अभिनेत्री, हम सभी इस क्षेत्र में नवागत थे, नए आने वाले थे होने के कारण थोड़े बोराए हुए थे। बाकी का सीन बाद में चित्रित करने का निर्णय करके हम घर पहुँचे। 7 दिन बाद शूटिंग के लिए उस जगह गए तो वह जगह हम पहचान ही नहीं पाए।
लगा ये कहाँ आ गए, कहाँ गए वे सारे काश फूल। बीच में 7 दिनों में जानवरों ने वे सारे काश फूल खा डाले। अब अगर हम उस जगह बाकी आधे सीन की शूटिंग करते तो पहले आधे सीन के साथ उसका मेल कैसे बैठता। उसमें से कंटिन्यूटी नदारद हो जाती, जो निरंतरता थी वो नदारद हो जाती, गायब हो जाती। उस सीन के बाकी अंश की शूटिंग हमने अगले साल सर्द ऋतु में जब फिर से वह मैदान काश फूलों से भर गया तब की। उसी समय रेलगाड़ी के भी शॉट्स लिए गए, लेकिन रेलगाड़ी के इतने शॉट्स थे, सीन थे कि एक रेलगाड़ी से काम नहीं चला। एक के बाद एक 3 रेलगाड़ियों को हमने शूटिंग के लिए इस्तेमाल किया। सुबह से लेकर दोपहर तक कितनी रेलगाड़ियां उस लाइन पर जाती थी, यह पहले ही टाइम टेबल तय देख करके जान लिया था। हर एक ट्रेन एक ही दिशा से आने वाली थी। जिस स्टेशन से वे रेलगाड़ियां आने वाली थी उस स्टेशन पर हमारी टीम के अनिल बाबू थे। रेलगाड़ी स्टेशन से निकलते ही अनिल ने बाबू के इंजन ड्राइवर की केबिन में चढ़ते थे, क्योंकि गाड़ी की शूटिंग की जगह के पास आते ही बॉयलर में कोयला डालना ज़रूरी था। जैसा कि पीछे बताया जा सकता है भाई, जहाँ पे कोयला डाल के जलाया जाता है ना, वो बॉयलर होता है, ताकि काला धुआं निकले। सफ़ेद काश फूलों की पृष्ठभूमि है, अगर काला धुआं नहीं आया तो दृश्य कैसे अच्छा लगेगा। पाथेर पांचाली फिल्म में जब यह सीन दिखाई देता तब दर्शक पहचान नहीं पाते कि उस सीन में हमने 3 अलग अलग रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया था। आज के डीजल और बिजली के पर चलने वाले इंजनों के युग में वह दृश्य उस प्रकार से हम चित्रित न कर पाते। आर्थिक अभाव के कारण बहुत दिनों तक हमें अलग अलग समस्याओं से जूझना पड़ा। एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, लेखक के पास पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं था, तो जब तक पैसा इकट्ठा नहीं हो जाता था तो उन्हें वो शूटिंग है रोकनी पड़ती थी। तो देखिए, लेखक समस्याओं के बारे में बताता है। मूल उपन्यास अप्पू और दुर्गा के भुल्लो नामक पालतू कुत्ते का उल्लेख है। गांव से ही हमने एक कुत्ता प्राप्त किया और वह भी हमसे ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में एक दृश्य ऐसा है, अप्पू की माँ सर्वजया अप्पू को भात खिला रही थी। भुल्लो कुत्ता दरवाजे के सामने आंगन में बैठकर अप्पू का भात साना देख रहा था, यानी भात को जिस तरह सान रहा था, मिला रहा था ना, देख रहा था। अप्पू के हाथ में छोटे तीर कमान है, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है। अप्पू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, उसके बाद उस खाना छोड़ करके तीर वापस लेने के लिए जाता है। सर्वजया बाएं हाथ में वह थाली और दाहिने हाथ में निवाला लेकर के बच्चे के पीछे दौड़ती है, लेकिन बच्चे के भावों को देख करके जान जाती है कि वह अब कुछ खाएगा नहीं। भुल्लो कुत्ता भी खड़ा हो जाता है, उसका ध्यान सर्वजया के हाथ में जो भात की थाली है उसकी ओर जाता है। इसके बाद 60 में हमें ऐसा दिखाना होगा कि सर्वजया थाली के में बचा भात एक गमले में डाल देती है और भुल्लो वह भात खाता है। लेकिन यह 60 हम उस दिन ले नहीं सके, क्योंकि सूरज की रोशनी ख़त्म हुई थी और उसी के साथ हमारे पास जो पैसे थे वो भी ख़त्म हो गए थे। 6 महीने बाद फिर से पैसे इकट्ठा होने के पर हम फिर बोडाल गांव में उस सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए, लेकिन वहां जाने पर समाचार मिला कि भुल्लो कुत्ता अब इस दुनिया में नहीं है। अब क्या होगा? यह खबर मिली कि भुल्लो जैसा दिखने वाला एक और कुत्ता गांव में है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। सचमुच ये कुत्ता भुल्लो जैसा ही दिखता था। वह भुल्लो से बहुत ही मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भुल्लो जैसा बादामी था ही,
उसकी दुम का छोर और भुल्लो की दुम का छोर जैसा भी सफ़ेद था जैसा सफ़ेद था। आखिर यह फेंका हुआ भात उसने खाया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। फिल्म देखते समय यह बात किसी के ध्यान में नहीं आती कि यह एक ही सीन में हमने भुल्लो की भूमिका में दो अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में और सिर्फ ये कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, आदमी के संदर्भ में भी ऐसी समस्या से पाथेर पांचाली की फिल्म की शूटिंग है वो उसमें के दौरान उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक घूमते हुए मिठाई वाले से मिठाई बेचने के लिए अप्पू और दुर्गा के पास पैसे नहीं थे और वे मिठाई नहीं खरीद सकते थे, इसलिए अप्पू और दुर्गा मिठाई वाले के पीछे पीछे मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है तो मिठाई ज़रूर खरीदेंगे और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही अप्पू और दुर्गा की खुशी होगी। इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद हमारी शूटिंग कुछ महीनों के लिए स्थगित हो गई। पैसे आने पर फिर जब हम उस गांव में शूटिंग करने के लिए गए तब खबर मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन निभा रहे थे उनका देहांत हो गया है। अब पहले वाले श्रीनिवास का मिलता जुलता दूसरा आदमी कहाँ मिलेगा। आखिरकार श्रीनिवास की भूमिका के लिए हमें जो सज्जन मिले उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता नहीं था, लेकिन शरीर से वे पहले वाले श्रीनिवास जैसे ही थे। उन्हीं पर हमने दृश्य का बाकी अंश चित्रित किया। फिल्म में दिखाई देता है कि श्रीनिवास बांसपन से बाहर आता है और अगले शॉट में 2 नंबर श्रीनिवास कैमरे की ओर पीट करके मुखर्जी के घर की तरफ गेट के अंदर जाता है। पाथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने एक से अधिक बार देखी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में आई है ऐसा मैंने कभी नहीं सुना। इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे और वह भी भुल्लो कुत्ते की वजह से। छोटे से पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है और इस पार अपने घर के पास अप्पू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नज़र से देख रहे हैं, क्यों मिठाई खरीदेंगे। मिठाई वाले ने इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं। तब मिठाई वाला मुखर्जी के घर की ओर जाने लगता है। दुर्गा अप्पू से कहती है, चल हम भी चले जाएंगे। भाई बहन दौड़ने लगते हैं और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा भुल्लो कुत्ता भी छलांग लगाकर उनके साथ दौड़ने लगता है। ऐसा सीन लेना था, लेकिन मुश्किल से यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ नहीं था, इसलिए यह बताना मुश्किल ही था कि वह अप्पू और दुर्गा के साथ जाएगा या नहीं। कुत्ते के मालिक से हमने कहा, अप्पू और दुर्गा जब भागने लगे तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है। इधर हमारा कैमरा चालू था और कीमती फिल्म ज़ाया हो रही थी। मुझे बार बार चिल्लाना पड़ रहा था, कट कट। अब यहाँ धीरज रखने के सिवाय दूसरा कोई उपाय नहीं था। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही उसका पालतू कुत्ता लग सकता है। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी सी मिठाई छिपाने के लिए कहा और वह कुत्ते को दिखाकर दौड़ने को कहा। इस पर कुत्ता उनके पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिला। पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य चित्रित करने में बहुत मुश्किल आई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे, इस कारण शूटिंग बंद थी। आखिर जब हाथ में पैसे आए तब अक्टूबर तक का महीना शुरू हुआ। शरद ऋतु में
निर्भर आकाश के दिनों में शायद बरसात होगी। इस आशा में मैं अप्पू और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे कैमरा और टेक्नीशियन को साथ लेकर के रोज़ देहात में जाकर बैठता था। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया तो मुझे लगता कि बरसात होगी। मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा ही। सर्द ऋतु में भी आसमान में बादल छाए और धुआंधार बारिश हो गई। उसी बारिश में भीगकर दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे हैं। दुर्गा कहने लगती है, नेबूर पाता करमचा, हे वृष्टि धरे जा। बरसात ठंड। अप्पू का बदन खुला प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगाकर देखा तो वह ठंड लगने के कारण शेर रहा था। शाट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिलाकर दी और तब बहन भाई का शरीर गर्म किया। जिन्होंने पाथेर पांचाली फिल्म में देखी है वे जानते हैं कि वह शाट बहुत ही अच्छा चित्रित हुआ है। ब्रांडी होती है भाई एक तरह की जो शराब होती है जो बहुत हीट करती है, गर्म करती है, तो दही में मिला के लेने से थोड़ी सी गर्मी पैदा हो जाती है। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल ग्राम की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। अप्पू दुर्गा का घर, अप्पू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में ही आसपास हमें मिली। अब उस गांव में बिजली आ गई है। पक्के घर, पक्के रास्ते बने हैं, उस ज़माने में नहीं थे। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा, बहुत बार रहना भी पड़ा, इसलिए वहाँ के लोगों से हमारा परिचय हुआ। उन लोगों में से एक अद्भुत सज्जन थे, उन्हें हम सुबोधा यानी सुबोध दादा कहकर पुकारते थे। वे 60-65 साल के थे। उनका माथा गंजा था। वे अकेले ही एक झोपड़े में रहते थे और दरवाजे पर बैठकर खुद ही से कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। हम उस गांव में एक फ़िल्म की शूटिंग करने वाले हैं यह जानकर वे गुस्सा हो गए। हमें देखने पर वे चिल्लाते, फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियों से। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया कि ये मानसिक रूप से बीमार थे। बाद में सुबोधदार से हमारा अच्छा परिचय हुआ। वे हमें पास बुला करके दरवाजे में बैठ करके वायलिन पर लोकगीतों की धुनें बजाकर सुनाते थे। बीच बीच में हमारे कानों में फुसफुसाते, वो साइकिल पे जा रहा आदमी देख रहे हैं हो ना, वह कौन है जानते हो, वह है रूजवेल्ट, पक्का पाजी। उसके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, एक था अब्दुल गफ्फार खान। सभी उनके मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। हम जिस घर में शूटिंग कर रहे थे उनके पड़ोस में एक धोबी रहता था। उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था और कभी भी भाइयों और बहनों कह करके किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू करता था। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ कुछ आपत्ति नहीं थी, लेकिन अगर शूटिंग के दौरान के समय वह भाषण शुरू करता तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद न की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता था। जिस घर में हम पाथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वंस्त, देखिए भाई ये ना जो 4 नाम आए थे पीछे, रूजवेल्ट भाई 1882 से 1945, पूरा नाम था फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट। अमेरिका के 32वें राष्ट्रपति थे भाई 1933 से 45 तक। इन्हें FDR भी कहा जाता था। इन्हीं के कार्यकाल में एटम बम के मैनहट्टन प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ था। चर्चिल
ये 1874 में पैदा हुए, 65 तक रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे और 53 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। हिटलर 1899 में पैदा हुए थे, 1945 में मर गए थे भाई। जर्मनी का तानाशाह था, तानाशाह चांसलर था ये 1933 से 45 तक, तथा नाजी पार्टी के लीडर थे ये 1 नंबर के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं कभी ना कभी कंपटीशन एग्जाम में भाई, ध्यान रखना। अब्दुल गफ्फार खान, ये 1890 से लेकर 1988 तक ये पख्तूनों यानी अफ़गान के नेता थे और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के खिलाफ थे। इसके कारण इन्हें अपना अंतिम समय पाकिस्तान की जेल में गुजारना पड़ा। इन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई सीमांत गांधी के नाम से कौन जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान। तो भाई अवस्था में मिला था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर लिया था। उस घर की मरम्मत करके उसे शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लगा था। उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कमरे थे, वे हमें फिल्म में नहीं दिखलाए। उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे। एक कमरे में रिकॉर्डिंग मशीन लेकर के हम हमारे साउंड रिकॉर्डर भूपेन बाबू बैठा करते थे। भूपेन बाबू भाई जो लाउड स्पीकर की वॉइस कम या ज़्यादा करते हैं। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे, फिर भी उनकी आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद वह पूछते थे साउंड ठीक है ना। भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते थे। एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया, लेकिन कुछ भी जवाब नहीं आया। फिर एक बार पूछा, भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना। इस पर भी जवाब न आने पर मैं कमरे में गया, देखा कि एक बड़ा सा सांप उस खिड़की से नीचे उतर रहा था। वह सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी। वह सांप हमने वहां आने पर कुछ दिनों के बाद देखा था। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी स्थानीय लोगों के मना करने के कारण उसे मार नहीं सके। वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहाँ रह रहा था। तो वास्तु सर्प वैसे मैंने पीछे बता दिया है, लेकिन वास्तु सर्प होता है भाई जो कुल देवता जो होता है ना, कुल देवता कहते हैं इसे, जो हमारे कुल का सांप होता है, सर्प होता है, जो बार बार हमारे घरों में कई बार देखा भी जाता है, लेकिन हम उसे मारते नहीं हैं। तो वास्तु सर्प होता है भाई। तो आगे हम इस पाठ में करने वाले हैं इसके अभ्यास के प्रश्नों को। तो आप तब तक बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। अगले वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा इसके अभ्यास के प्रश्न। तब तक विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत।